लोगों को यदि फ़ायदा उठाना है बाहर वालों को, तो कुछ तो निर्मित करना पड़ेगा। जब योगी आदित्यनाथ से अनामिका जय नंबर की पहली मुलाकात हुई तो यूपी के बाबा ने क्या कहा? यदि मैंने सच बोल दिया तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि लोग मुझे सरकारी दरबारी कहते हैं। मतलब मोदी जी पसंद नहीं, योगी पसंद है आपको? देखिए, मुझे ने कभी भी बुंदेलखंड जैसे हिस्से में जाकर देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो हिस्सा जहाँ मैंने जन्म लिया है कि भोली जनता के कनवा भरत है, मोदी मैजिक करत है मामा। तो अनामिका जैन नंबर विधायक बनना चाहती है, सांसद बनना चाहती हैं? ये तो इस बात से फर्क पड़ता है। आपने तो मतलब इनडायरेक्टली पूछा है मेरे से कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात बताना अच्छा चलिए, एक सवाल थोड़ा सा आसान कर दीजिए। आपको दो नाव में बैठने वाले लोग कितना पसंद है? दो नाव में बैठने वाले, देखिए, यदि नाव एक ही डायरेक्शन की है और एक ही उद्देश्य की है तो थोड़े थोड़े देर या दोनों को साथ लेकर के चलने में कोई बुराई नहीं है। यदि एक ही उद्देश्य की है तो दो क्या कितनी भी नावें हों, लेकिन यदि दोनों के उद्देश्य अलग हैं और दोनों के दिशाएं अलग हैं तो ये मुझे आपको कि मेरे क्वेश्चन को आप समझ गए मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे। ये चुनना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, और ये चुनना ही चाहिए। तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मुझे पता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो इसलिए आपको एक ही मतलब नाव पे सवार मेरा वही करना सवाल दोबारा, विधायक बनना पसंद है या सांसद बनना पसंद है? देखिए, अभी तो 2027 आने वाला है, तो पहले विधायक के लिए ही करा जाएगा, और यदि इसमें नहीं हुआ तो सांसद देखेंगे। मतलब मोदी जी पसंद नहीं, योगी पसंद है आपको? देखिए, मुझे दोनों बहुत अच्छे से पसंद है, इसलिए, और बराबर से पसंद है, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दोनों के नाम क्या हैं, दोनों क्या हैं। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि राष्ट्र हित में क्या चल रहा है, राष्ट्र हित में कितने वो लोग हैं, कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन कौन से वो संस्थाएं हैं, कौन सी वो पार्टी है, कौन से वो लोग हैं जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। मैं उन सब के साथ हूँ, मैं उनमें से व्यक्तिगत रूप से किसी एक के साथ नहीं हूँ, और मेरा ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल निरर्थक है कि किसी एक में यदि आपको जाना है तो आप क्या चुनेंगे, ये बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली राजनीति में लॉबिंग चलती है कि कोई योगी की लॉबी का व्यक्ति है, कोई मोदी की लॉबी का व्यक्ति है, और अनामिका जी कमोवेश टिकट भी उन्हीं को मिलता है। अब आप इस चुनाव को देखिए, अभी मैं वीके सिंह जी का एक इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा कि मुझे योगी खेमे का कहा जाता है, इसलिए मेरा टिकट कट गया। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने जो पहले भी कहा था, बहुत लंबी कविता है, लेकिन उसमें आपको मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट की जो पंक्ति है जो मैंने कही थी कि देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुँह बोले भाई हैं, देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुँह बोले भाई हैं, योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है, योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योगी जी का खेमा एक अलग खड़ा हुआ है, मोदी जी का एक अलग खड़ा हुआ है। योगी जी खुद अपने भाषण में, अपनी हर बात में मोदी जी का जितना सम्मान और जितना उनको लेकर के चलते हैं, यदि मान लीजिए मैं योगी जी के खेमे में हूँ भी तो मैं उनको ही फॉलो कर रही होंगी, उनका ही अनुसरण कर रही होंगी। तो जब मैं उनका अनुसरण कर रही होंगी तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने जो लोग आपको लेकर के आए, जिन लोगों के साथ आप हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। तो ये तो स्वाभाविक है कि फिर हम जो मैंने बोला कि योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है, मैं इस विचारधारा के पक्ष में हूँ। अब उस विचारधारा में कौन व्यक्ति है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनामिका जी, एक कहावत है कि जब आग जलती है तो धुआं वहीं से उठता है। आखिर ये बात चलती क्यों है? आपने कई सोशल मीडिया पे भी पढ़ा होगा। अभी कुछ दिन पहले जब 2024 का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद आपने टीवी चैनल्स की हेडलाइन सुनी होंगी कि योगी जी को हटाया जाएगा, मोदी योगी में काफ़ी खटपट है। ये बातें चलती क्यों है फिर? क्या आपको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे ऐसे लगता है, जो मेरा पर्सनल जो इसका परसेप्शन है, कई बार
घर से कोई बात नहीं उठती है, घर में कोई बात भेजी जाती है। लोगों को यदि फ़ायदा उठाना है बाहर वालों को, तो कुछ तो निर्मित करना पड़ेगा। अब जब कुछ और नहीं मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, तो कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे कि लोगों में बातें होनी शुरू हो जाएं। आप ये देखिए, दो लोग, यदि किसी का परिवार है और बहुत संपन्न है, और बाहर वाले चाहते हैं कि ये संपन्नता कैसे भी खारिज हो, कुछ तो भी हो, क्या बात तो वो है उसमें से किसी एक को बुलाएंगे और उसको उसके बारे में कहना शुरू कर देंगे, जैसे अंग्रेज़ों ने करा था, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें होता क्या है कि जो थोड़ा सा भी कमज़ोर है, या जो थोड़ा सा भी जिसको लगता है कि हो ही जाता है, देखिए कि वहीं पे करुणा सोती है, वहीं नम्रता बोती है। मेरी लाइन है, अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं नम्रता सोती है, वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं नम्रता सोती है, वहीं उगाती दंभ भावना, वहीं पे करुणा बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। हम दोनों इतने अच्छे से पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक थोड़ी देर को आपको बुलाए और कहे आप अनामिका से थोड़े कम पढ़ रहे हैं, तो आप एकदम जाएंगे मेकअप रूम में और जाके थोड़ा ठीक ठाक पीछे पिलो विलो लगा के एकदम शानदार कर दिया जाए। मुझसे कोई कहे थोड़ा सा कम लग रहा है, पिछले वाले जो आए थे वो बहुत, तो बाहर वाले भी बहुत सारी चीज़ें अंदर बिल्ट करते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि अभी मैं 2 दिन पहले एक बयान सुन रही थी कि ये पार्टी बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे ही, एक ही स्वरूप के लोग इसमें आए हों। कई बार घर के भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये सब इतना आराम से कैसे चल रहा है। तो घर से बातें जो बाहर जाती हैं, वो घर के भी लोगों से बाहर जाती हैं। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल, मतलब ये बात स्वीकार करती हैं आप, भेदी लंका ढाए, तो वो तो भेद खोलने की बात है। कई बार भेद नहीं भी है तब भी लंका ढाए, ये बातें भी होती हैं। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी और योगी जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग हैं, हाँ, जो सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उनको ढूंढना चाहिए, ऐसे विभीषण को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को ज़रूर ढूंढना चाहिए जो लोग इस तरह की बातों का फ़ायदा उठा रहे हैं। सब चाहते हैं एक दूसरे से ऊपर जाना, एक दूसरे से ज़्यादा प्रभावशाली दिखना, तो कई बार निर्मित की जाती हैं ऐसी बातें। हो सकता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हो। हाँ, अब आता है अनामिका अंबर जैसे लोगों की बात। अनामिका अंबर को क्या करना चाहिए, या ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं? उन्हें अपने विश्वास पे विश्वास रखना चाहिए। यदि वो ये जानते हैं कि ये 2 व्यक्ति कैसे हैं, तो उन्हें इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि ये 2 व्यक्ति आपने जिस नज़रिए से देखे हैं वो वैसे ही हैं, किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। हालांकि आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई इन दोनों को लेकर, और जो खासतौर पर विपक्षी मोदी योगी को अलग करने की बात करते हैं, आप एक कविता के माध्यम से उनको और कैसे जवाब देना चाहेंगी? इसके अलावा कोई ऐसी कविता? जी बिल्कुल, जो लोग अलग करना चाहते हैं उनको तो मैं ये कह ही दूंगी, लेकिन इससे पहले एक बात और ज़रूर बता दूं। हाँ, जो लोग अलग करना चाहते हैं कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए। कई विवादों, एक चुटकी का काम, मतलब चुटकी बजाते ही जो डिसीजन लेना चाहिए वो ले लिया जाएगा। किस बात का डर है, किस बात का संकोच है, क्यों संकोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब चाहते हैं कि एक मजबूत पार्टी के लिए, प्रभावशाली और एक अच्छे देश के लिए, मतलब विकासशील देश के लिए अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई अपने अच्छे लोगों से अपने घर को खाली क्यों करेगा? पिछले दिनों भी इस तरह के विवाद हुए, और उस विवाद के बाद भी कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो विपक्ष का काम है कि वो ऐसे ही करते रहेंगे। और मैं तो अपनी कविता से एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, या किसी को हटाने का काम कर रहे हैं, या किसी को घटाने का काम कर रहे हैं, या आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूँगी कि आग ज़रूर लगाते रहें। ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम,
सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम। लेकिन आपकी बात का उत्तर दूंगी। आपने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये बीच में इस तरह का काम कर रहे हैं। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। जितना कहा जाएगा उतना ही रिश्ता मजबूत होगा और उतना ही सुघड़ होकर के लोगों तक पहुंचेगा। जी, अभी आपने काबा गढ़ का जिक्र किया। एक दौर था जब नेहा राठौर ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया था। वो जिस प्रदेश में जाती थी इलेक्शन स्टेट में, तो काबा काबा करके माहौल बनाती थी और ऐसा लगता था कि विपक्ष एक तरफ है और विपक्ष से ज़्यादा जो भूमिका है वो नेहा राठौर निभा रही है। लेकिन नेहा राठौर को आपने ऐसे वक्त पर जवाब दिया कि जब वाकई ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश को, जब उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में काबा, तो आपने कहा उत्तर प्रदेश में बाबा। बिल्कुल। तो कोई रणनीतिक किसी रणनीति के तहत जवाब दिया या आपसे किसी ने कहा इसके लिए? बिल्कुल नहीं, ना तो मुझसे किसी ने कहा और ना ही किसी स्ट्रेटजी के अंडर मैंने इस बात को कहा। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत सही बात है। कई बार क्या होता है, एक्चुअली जो राजनीति है ना, उस पर विश्वास पूरी तरह से लोगों का ख़त्म है, चाहे कुछ भी है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो सियासत है, ये कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है। सियासत मतलब जमहूरियत यानी राजनीति। कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे जमहूरियत कहते हकीकत है यही उसकी, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। और यदि सही मायने में देखा जाए तो साधु संत जिस तरह से तपस्या करते हैं अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बहुत तपस्या राजनीति में भी होती है। जिस तरह से मैं देखती हूँ, आपको इतनी तपस्या करनी होती है, आप चैन से सो नहीं सकते। यदि आप सो रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है, इट मीन्स कि आप राजनीति में नहीं है, तो वो भी तपस्या होती है। अब इससे भी ऊपर होता है अपने आप को इतना विश्वास में लाना, अपने आप के ऊपर लोगों का विश्वास जताना, और विश्वास के बाद जब आप वोट पा लेते हैं, जब आप एक पद पे आ जाते हैं, तो उस विश्वास को बनाए रखना, इन सब में बहुत मेहनत लगती है। आपने बताया, आपने कहा कि एक समय ऐसे लग रहा था कि वो उसके अगेंस्ट बोल रही है और मैंने एक रणनीति के तहत या किसी के कहने पर इस बात को कहा। अब मैं उस विश्वास की बात करती हूँ जिसकी मैंने भूमिका बनाई है। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ। बुंदेलखंड एक ऐसा हिस्सा जिसको पिछले आपने पहले कभी इतना सुना ही नहीं होगा। बुंदेलखंड क्या है? आज आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा के देखिए, वेब सीरीज़ में जाइए, आपको बुंदेली भाषा की बहुत सारी फिल्में बनते हुए दिखेंगी। आपको वो जो कुछ हमारे शब्द हैं, मौड़ी किते जा रहा हो, का कर रहा हो, ये ऐसे शब्द जो बुंदेली, प्रॉपर बुंदेली हैं। चाहे कटहल मूवी आप देखिए, बहुत सारे हैं। बुंदेली जो परंपरा, जो हमारे बुंदेलखंड का जो नाम है, वो अचानक से कैसे सामने आया? ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में क्या है, गंगा में लाशें हैं और कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने एक साधारण नागरिक होने के नाते, जिसके पास कविता लिखने की क्षमता है, उसने ये बताया कि हमारे बुंदेलखंड में क्या है। यही कारण है कि मैंने बुंदेली भाषा में इस कविता से जवाब दिया। हमारे यहाँ कभी सूखा हो जाता था, कभी बाढ़ हो जाती थी, बहुत गरीबी उस हिस्से में है। पिछली किसी भी सरकार ने कभी भी बुंदेलखंड जैसे हिस्से में जाकर देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो हिस्सा जहाँ मैंने जन्म लिया है, जहाँ मेरे माँ बाप, मेरा परिवार अभी भी रहता है, और वहाँ के लोगों को बहुत भोले भाले लोग हैं और बहुत गरीबी, बहुत स्थितियाँ बहुत अजीब सी थीं। वहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाई गई, वहाँ पे उस स्थान पर विकास किया गया, हर घर नल पहुंचा वहाँ पर, पानी, और पानी भी किस तरह से, केन और बेतवा, ये दो नदियां हैं, उन नदियों के संगम से वहाँ पर जो पानी की किल्लत थी वो इस हद तक दूर हुई है। पानी की किल्लत बहुत बड़ी बात है। लोग प्यासे मर रहे हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, लोग भूखे मरेंगे, प्यासे, यदि पानी नहीं है तो भूखे मर रहे हैं।
उस अभी पिछले दिनों एक स्टोरी पे मैंने काम किया था उत्तर प्रदेश को लेकर के। मैं जगह जगह गई थी और वहाँ जा कर के सिर्फ बातचीत करके नहीं आई, बाकायदा जो नल लगे होते हैं उन्हें खोल करके देखा भी कि इसमें पानी है भी या नहीं। हमने बहुत सारे चीज़ें की हैं। तो मेरे बुंदेलखंड में मैंने बदलाव देखे, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे सच में अनुराग जी ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये गीत यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि उस गीत का उत्तर बहुत अच्छे से आ चुका था। यूपी में काबा का बड़े बड़े लोगों ने उत्तर दे दिया था। आपको बड़े बड़े नाम भी पता है, यूपी में सब्बा, यूपी में ईबा, लेकिन यूपी में ऊबा। कनेक्ट नहीं किया जिसने भी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के व्यूज ज़्यादा आते थे और लोग उसको ज़्यादा सुनना पसंद करते थे। मुझे लगता है कि सच्चाई को ही लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने बहुत ही इनोसेंटली, बिल्कुल बिना तैयारी के, जो मन में आया वो लिखा और सीधे जा कर के उसको पढ़ दिया। और तब तक तो मैं कभी योगी जी से मिली भी नहीं थी। यही कारण है। वो था ना एक, आपने कहा था कि भोली जनता के कनवा भरत है, यूपी में काबा काबा करत है। नहीं मोदी ये अलग है। अभी आप कह रहे थे ना 2 नावों पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो मोदी मैजिक करत है भी कहा है। देखिए आप, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तब भी ये था कि लोगों को लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक गिलहरी जैसा योगदान इस गीत के माध्यम से दे दिया। मैं यही मानती हूँ। और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। जब 3 राज्यों में चुनाव होने थे तब मध्य प्रदेश की भी लोगों की यही स्थिति थी। ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट थी वो उसमें यही था कि 50-50 पता नहीं क्या होगा। तब मैंने कहा था कि भोली जनता के कनवा भरत है, मोदी मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। ये वो था उत्तर प्रदेश का। ये था कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। एक बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, रामलला को धाम बना दो। और बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। वो सारी बातें मैंने इसमें कही हैं। हथियारन की लगा फैक्ट्री, 5 सितारन पे भारी है, अपनो जो देसी ढाबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और बिल्कुल प्योर थी, लोगों को पसंद आई, लोगों ने सम्मान। और शायद अनामिका जी यही वजह रही कि 4 साल पहले जो अनामिका जी नंबर थी और 4 साल के बाद अब कुछ और है, क्योंकि जो फैक्ट्स पर जो आपने कविता बनाई जी, उनको जनता ने ज़्यादा पसंद किया। जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। ये सही है। ये बदलाव क्यों आया है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आपको लगता है कि सच्चाई कहना कविता के जरिए, इसी वजह से लोग आपको सरकारी और दरबारी कवि कहने लगे? सच्चाई, जब आप कभी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो आपको सुनना पड़ता है। अब यदि मैं ये करते रहूं कि आपने कुछ झूठ बोला, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ बोला, मैं कहा हाँ ठीक है, यदि मैं आपका विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक राजा की तरह फील करा रही हूँ, आपकी हर बात की हाँ में हाँ मिला रही हूँ, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी हूँ। यदि मैंने सच बोल दिया तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि लोग मुझे सरकारी दरबारी कहते हैं। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर मैंने कहा कि यदि सच बोलने का अर्थ ही यही है तो ठीक है, फिर मुझे ये तमगा, मुझे ये सम्मान स्वीकार है। और जब आपने जवाब दिया कि यूपी में बाबा, जी, उसके बाद बाबा से आपकी मुलाकात कितने दिन बाद हुई?
उनके शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा, उसी दिन या फिर उसके बाद अलग भी मुलाकात हाँ, हुई? अलग भी बात हुई थी, लेकिन इस वजह से नहीं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है देख करके ऐसा बाहर से कि ये कुछ तो भी चल रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है चाहे मोदी जी में या योगी जी में, लोगों का जो विश्वास है, योगी जी तो संत हैं, तो उनके प्रति तो विश्वास के साथ श्रद्धा भी है, और ये बात सच भी है। तो वो जो विश्वास है, वो जो श्रद्धा है, वो लोगों का अपने मन से है, किसी मतलब वो लालच में नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये विश्वास और ये श्रद्धा मैं अकेले नहीं हूँ जिसके मन में है, बहुत लोग। जब योगी आदित्यनाथ से अनामिका जयनंबर की पहली मुलाकात हुई तो यूपी के बाबा ने क्या कहा? उस कविता का जिक्र किया कि जिसमें आपने नेहा सिंह राठौर को जवाब दिया था। हाँ, वो बहुत इस मामले में बहुत शानदार व्यक्तित्व है। वो कलाकार हो या कोई सृजनशील व्यक्तित्व हो या किसी ने बड़ा कार्य किया हो, वो कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं करते। उनका भी कोई ऐसा लालच नहीं है कि तुमने ये अच्छा करा और करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे देख करके लगा, मैं इस बात को कोशिश करूंगी कि अपने शब्दों में अच्छे से आपको बता सकूं। मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि यदि आपने कोई ऐसा कार्य किया जो राष्ट्र हित में है, उनके लिए नहीं, राष्ट्र हित में है, तो वो आपका बातों बातों में आपको इस बात का एहसास करा देंगे कि आपने ठीक किया है। लेकिन वो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा कर्तव्य था, कर दिया तो क्या हो गया, आगे भी करते रहना, देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, उन्होंने इस बात का सम्मान किया, उन्होंने एक कलाकार की कला का सम्मान किया, उन्होंने एक सृजनशील व्यक्तित्व के सृजनता का सम्मान किया। और मुझे इस बात से की बहुत प्रसन्नता है, मुझे लिख करके पछतावा नहीं हुआ। हाँ, ये भी सही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी कोई उपलब्धियां ऐसे दी नहीं जाती, बल्कि जो पिछली सरकार ने यश भारती पुरस्कार दिया था वो और छीन लिया मतलब ख़त्म कर दिया। तो ये तो तय है कि आप बिल्कुल यदि कुछ लिख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो भूल जाइए। यदि आपको विश्वास है, आपको राष्ट्र हित में कोई काम करना है, तो आप लिखिए। क्योंकि यूपी में बाबा है, वो कुछ देंगे नहीं ऐसा। हाँ, तो मुझे लगता है ये सही भी है। आपको आप के कला से जो मिल रहा है, बस वही ठीक है। तो उन्होंने आपका चमचागिरी से कुछ नहीं मिलना चाहिए। उनका सम्मान कैसे किया बाबा ने आपका, मतलब आपकी कला का? कुछ शब्दों में बताइए, मतलब क्या उन्होंने एग्जैक्ट कहा? एग्जैक्ट तो बस एक होता है आशीर्वाद देना कि अच्छे से मिल लेना, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी लेखनी अच्छी है, आपकी उसके बाद कितने बार मुलाकात हुई बाबा से आपकी? 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं उनसे। आपकी साहित्य को लेकर कोई बात होती है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर साहित्य को लेकर के बात होती है। और वो जितने भी बार मिले हैं उतने बार राष्ट्र हित में आप लिखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। उनका कहना सबके लिए है, आपके पास जो भी कला है, उस कला का प्रदर्शन आप जब भी करें, समाज हित में करें, राष्ट्र हित में करें। बल्कि उन्होंने कई बार बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं कि आपके पास आप जो भी लिख रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के भी लिखिए, उसको लिखने के बाद उसको सोच समझ के भी उसको लोगों तक पहुंचाइए। सबको लेकर के चलना है, समाज हित की बात होनी चाहिए, जिससे किसी का फ़ायदा हो, जिससे राष्ट्र का फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, वो ज़रूर लिखना चाहिए। तो उन्होंने एप्रिशिएशन दिया कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, सही लिख रहे हैं, सच हमेशा लिखिए। तो उस एप्रिशिएशन को मैंने कहा ना, यदि वो प्रसन्नता नहीं मतलब वो प्रशंसा नहीं करते या उस बात को टाल देते, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, नमस्ते, मिल लिया आपने, हो गया, तो हमारा फिर मन भी नहीं करता। क्योंकि उन्होंने इस बात को सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात की से धन्यता से भरे कि हाँ, इन्होंने एक काम अच्छा किया और सम्मान दिया। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो समाज हित में, राष्ट्र हित में जो व्यक्ति काम करेगा, तो योगी आदित्यनाथ या जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ज़रूर। और शायद यही वजह है कि आप जो प्रेम की कवित्री रही हैं, आप श्रृंगार मैंने वो भी नहीं छोड़ा वो भी नहीं, लेकिन उसको लोग कम सुनना पसंद करते हैं। जो आप राजनीति में आजकल आप जवाब देती हैं विपक्ष को, उसको लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये है, मुझसे ज़रूर सुनना चाहिए। अगर योगी आपका हौसला नहीं बढ़ाते तो शायद आप इतना आगे नहीं बढ़ती।
ये भी तय है, ये सभी के साथ है। यदि आपकी लेखनी का कोई एप्रिशिएशन नहीं है, वो सबके साथ है, सभी के साथ है, चाहे कोई भी है। मीन्स मैं यदि एक चैनल की भी बात करूं, आप जो कर रहे हैं आप ऑडियंस के लिए करते हैं। यदि ऑडियंस उसके रिवर्ट में आपको सम्मान नहीं दे रही है तो आप तुरंत बदल देंगे, फिर आप कुछ और ऐसा कहेंगे जो ऑडियंस सुनना चाहती। तो मेरी इस बात को लोगों ने बहुत पसंद किया है, मेरे इस तेवर को लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग चाहते ही नहीं कि मैं अब सिंपल सा अपना गा के बैठ जाऊं। फिर एक बार योगी जी पर आते हैं। बिल्कुल। आप बुंदेलखंड से आती हैं। बुंदेलखंड को हमेशा से ये बात कहते रहे हैं लोग कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अलग राज्य बनना चाहिए। कभी आपकी बुंदेलखंड को लेकर योगी जी से बात हुई कि और कैसे डेवलपमेंट वहाँ पर हो, या उसको अलग राज्य बनाया जाए? क्या आपकी भी अच्छा है? हाँ, मेरी उनसे इस बारे में कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, उत्तर प्रदेश की अपनी अलग जो वैल्यूज़ थी वो थी, यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, उत्तराखंड की एक अपनी अलग सांस्कृतिक धरोहर है। तो जब ये दोनों एक थे तब होता है कि जब आपके पास एरिया बड़ा है और आप अकेले हैं तो वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती, आप अकेले कितना देख लेंगे। तो एक और हाथ वहाँ पर देना चाहिए, एक और व्यक्ति विशेष उस अलग हिस्से को देना चाहिए। अब व्यक्ति विशेष एक अलग दिया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो हिस्सा भी अलग करना पड़ेगा। अलग से मतलब उस हिस्से का मतलब एक और राज्य उसमें बनाना होगा। तो बुंदेलखंड की एक अलग सांस्कृतिक जो धरोहर है, बिल्कुल वो अलग है, उसकी सांस्कृतिक वैल्यूज़ अलग हैं। तो उसके लिए मैं भी ये मानती हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड एक राज्य यदि बनता है तो वो बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने बात की मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कभी? नहीं, मैंने अभी तक तो मेरी कोई मौका मिलेगा तो बात करेंगे। मैं ज़रूर बात करूँगी। मौका यदि मिलता है, इस तरह का कुछ भी ऐसा होता है तो मैं इसमें हिस्सेदारी ज़रूर करूँगी कि बुंदेलखंड एक राज्य होना चाहिए। हालांकि चर्चाएं चल रही हैं और इस पे मुझे ऐसे लगता है सरकार का सकारात्मक नज़रिया है इस बात को लेकर के। अनामिका जी, योगी जी को लेकर फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आजकल उनका एक नारा बहुत फेमस है कि बटेंगे तो कटेंगे। नारा उत्तर प्रदेश में दिया था उन्होंने, और जब ये नारा दिया था तो उस वक्त सभी लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये नारा ट्रेंडिंग में आ गया। उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र इलेक्शन में चला गया, झारखंड चला गया, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक चला गया। हरियाणा की विक्ट्री आपने देखी, और लोग तो कह रहे हैं कि अगर योगी ये नारा नहीं देते तो हरियाणा में ऐसी विक्ट्री नहीं होती। तो बटेंगे तो कटेंगे पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो पूरा गीत लिखा है। हाँ, तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और मुझे लगता है मैं पहली बार इस गीत को आपके चैनल पे पढ़ूंगी जी, तो इसके बाद ये रिलीज़ होकर के और जगहों पर जाएगा जी। तो मैं वो गीत ज़रूर सुनाती हूँ। पहले मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ, जिन लोगों ने कभी योगी जी के किसी भी कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और उनको बहुत लोगों ने सुना भी और स्वीकारा भी है, तो मैं बता दूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बित्ते होकर, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी ओर से इशारा कर रही हूँ, कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हों बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार है, उसे पता है कि आईने पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो। यदि ये स्वर विशैला होता, कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये बांटने की नीति है। ये बांटने की नीति नहीं है, ये जोड़ने की नीति है। और जो लोग प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके लिए है कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो, और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। तो हमारी आस्तीनों में वो लोग बैठे हुए हैं जिसे झटकने की ज़रूरत है। और योगी जी तो नीति, नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता,
नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। वाह। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। फिर राम ने जो कह दिया वो तो भाई सबको मानना ही है। तो योगी जी ने यदि ये कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस बात को, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हरियाणा में यदि ये नहीं कहा जाता तो माहौल कुछ और होता। धीरे धीरे पूरा देश इसे अपना रहा है। और जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने गीत लिखा है, तो मैं चाहती हूँ मैं गीत की कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाऊँ। सुनिएगा। एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम, एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। इतिहासों के तथ्य आस्था के शाश्वत प्रतिबिंबों से, सत्य सनातन रणभेरी से, पांच जन्य प्रतिबिंबों से। अलग जातियाँ अलग प्रांत हैं, अलग आमना अलग विधान, अलग नीति है अलग रीति भी, एक मगर है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तो ओम से हो आरंभ युद्ध अब, ओम से हो आरंभ युद्ध अब, पीछे नहीं हटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू। और ये क्यों कहा? आप समय चक्र उठा के देखिए, आप पुरानी चीज़ें उठा के देखिए, हर बार यही हुआ है। और मैंने अपने गीत में योगी जी के कहे हुए हर शब्द को रखा है। अब ये बंद सुनिएगा, आखिरी है कि समय चक्र में हमने देखा बटने के हैं क्या परिणाम, साहस से परिपूर्ण देश भी सदियों तक ये रहा गुलाम। केवल बटने का, के साहस से परिपूर्ण देश भी सदियों तक ये रहा गुलाम। आज़ादी भी देखी हमने लहू के रंग में रंगी हुई, बंटवारे में लाशें देखी कश्मीर में कत्ले आम। बंटवारे में लाशें देखी कश्मीर में कत्ले आम। तो ये जो एक दूसरा नारा चल रहा है ना, दूसरा एकता का, अब सुनिएगा कि मंत्र एकता का मिट्ठू सा, मंत्र एकता का मिट्ठू सा, कब तक और रटेंगे हम, कब तक और रटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू। कटु तो है, हाँ। बहुत कड़वा है, सुनने में कर्णप्रिय भी नहीं है। बटे तो कटेंगे, लेकिन बात हिम्मत की है, लोगों को असली बात बताने की है। यही बात कहने से लोग डरते हैं, जिस बात को अनामिका जी, जिस तरह से योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आपने तो अपने गीत के माध्यम से और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया कि भाई हिंदुओं को कौन काटेगा। हालांकि ओपन कहना ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, इससे समाज बटेगा, समाज ही कटेगा इससे। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर कुटारा घात है ये सब, बटोगे तो कटोगे। जी। गंगा जमुनी तहजीब में कुटारा घात बिल्कुल भी नहीं है जी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम्स इस देश के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। गद्दार जयचंद भी है। बात तो गद्दार और राष्ट्रभक्त की है, बात हिंदू और मुस्लिम की है ही नहीं। बात ये है कि जो इस देश का है, ये देश उसका है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो इस देश में हैं। भाई, आप किसी कुटिया में रहते हैं, आपके घर का नाम आप जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश वासी। आप
अब किसी शहर का यदि मैं नाम लूं, आपको यदि मैं कहूं कि आप मेरठ से हैं, तो आपको मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे हिंदू या मुस्लिम नहीं कहा जाएगा, मेरठवासी मुझे मेरठवासी कहा जाएगा, तो मेरठिया कहा जाएगा। यदि मैं मेरठ में हूँ, मेरठिया, ये देखो मेरठिया आ रहा है, ये नहीं कहा जाएगा मेरठिया आ रहा है ना, ये ललितपुरिया आ रहा है, ये बिजनौरिया आ रहा है, यही कहा जाएगा। आप हिंदुस्तान में तो आप हिंदू हैं, आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप इस देश के हैं। यदि आपके दिमाग में हिंदुस्तान मतलब इस देश में रहते हुए भी दूसरा कुछ और चल रहा है, तो फिर आप गद्दार हैं। सीधी सी बात है, आप या तो राष्ट्रभक्त हैं या गद्दार हैं, आप हिंदू या मुस्लिम नहीं हैं। तो यदि ये बात कही है कि ये बिलो द बेल्ट जा रहा है या इससे तो लोग बटेंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस देश के हैं वो इस देश के हैं, और उस देश बहुत अच्छे से स्वीकार करता है। तो अनामिका जी ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये नारा आया। दरअसल जो जातियां थी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली गई, इसीलिए इस नारे का इजाद हुआ, बटोगे तो कटोगे। उनको दोबारा से करने की कोशिश। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आखिरकार देखा तो परिणाम जाता है। कुल मिला के परिणाम पक्ष में है। और पिछले दिनों ये बात सिद्ध भी कर दी गई थी कि कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। तो आगे भी ऐसा ही होगा। रणनीति क्या है, इसके पीछे तैयारियां क्या हैं, ये तो देखिए जो पिछले दिनों 24 के इलेक्शन में जो हुआ, वाकई खुद को एक बार देखने की और दोबारा ठीक से तैयारी करने की आवश्यकता थी। ये बात मैं नहीं, सब कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, इनके पक्ष वाले लोग भी कह रहे हैं, और ये बात सब कह रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे, आपके भी मन में होगा। भाजपा से रणनीतिक चूक हुई शायद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी, जो हम लोग अभी आप और मैं जिस बारे में बात चर्चा कर रहे थे, कि कई बार घर से भी बातें निकलती हैं। परिवार का ही कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो जिसे लगता है कि जिसका थोड़ी देर के लिए दिमाग खराब हो जाता है कह सकते हैं, जिसे लगता है कि ये सब सही नहीं चल रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो कई बार जब हम परिवार के लोगों को मतलब परिवार के लोगों को ऐसा महसूस होता है, हम तो लेकर के चलते हैं, एक आदमी अकेला क्या क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी लग जाता है या महसूस हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। तो हाँ ठीक है, 24 के चुनावों को एक बार पीछे पलट के देखने की ज़रूरत थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, अब उनको किस तरह से ठीक करना है, ये एक ज़रूरत थी। अब यदि मैं इसे सकारात्मक रूप से देखूं तो मेरा मानना ये है कि जब हमें तेज़ दौड़ लगानी होती है तो 2 कदम पीछे भी करने होते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से दौड़ लगाएंगे तो हम वो स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा पीछे हटना होता है। तो आगे आने वाले टाइम में और ज़ोर से दौड़ लगाने के लिए 24 में 2 कदम पीछे हटाए हैं यदि मैं इसे ऐसे देखूँ तो हाँ ये सही है। यदि ऐसा भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तैयारी का एक हिस्सा है ये। अनामिका जी, इंटरव्यू को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं जी। आप आशु कवि हैं, आप परिस्थिति के अनुसार तुरंत कविता बना लेती हैं, कटाक्षी बना लेती हैं जी। तो शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ पर 2 लाइनें। योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर का ये सन्यासी मन में लेकर मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठा उत्तर प्रदेश की मिटी उदासी। मोदी जी पर मोदी जी के लिए तो मैं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है, और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। राहुल गांधी को लेकर अनामिका अंबर के क्या विचार हैं? हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, राहुल बाबा आखिर कब तक बने रहेंगे बेबी, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियाँ, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियाँ, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियाँ। अखिलेश यादव जी अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उसको लेकर भी कुछ पंक्तियां बना सकती हैं आप? देखिए वहाँ से तो जो बात आती है, अनामिका हमेशा उत्तर देती है कि अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर लें,
और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। जी।